Hello everyone, welcome to Topper's Notes. I'm Rashmi and let's begin with today's current affairs. Our first article is कि Tata Sons largest promoter of listed companies and इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को ओवरटेक कर लिया है। दो दशकों में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के बाद और स्टेट रन कंपनीज में गिरावट आने के बाद सरकार ने इस पद को नहीं संभाला है। एंड इस लिस्टेड कंपनीज के ग्रुप में देखा जाए तो टाटा सन्स के जो स्टेक्स हैं वो 9.28 लाख करोड़ रुपीस के हैं, जो कि पिछले साल से 34.4% ज़्यादा वर्थ के हैं। एंड गवर्नमेंट के स्टेक्स देखे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में तो करेंटली वो 9.24 लाख करोड़ रुपीस के हैं, जिस मतलब पिछले साल से इसमें गिरावट आई है 19.7% की। नेक्स्ट आर्टिकल है इसकी योगी गवर्नमेंट ने एक फार्मर सेंट्रिक स्कीम को लॉन्च किया है जिसका नाम है मिशन किसान कल्याण। इस मिशन का एम ये है कि फार्मर्स की इनकम डबल हो एंड साथ ही में उनको ये बहुत ज़्यादा अवेयर किया जाए कैसे वो एक बैलेंस तरीके से फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। साथ ही में इस स्कीम के अंडर में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है एंड उससे जुड़े जो क्षेत्र है वो एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें प्रोडक्ट्स होंगे एमएसएमई सेक्टर यूनिट्स के एंड लाइवलीहुड मिशंस के। साथ ही में विभिन्न कृषि तकनीकों के प्रदर्शन की व्यवस्था भी की जाएगी किसानों के लिए। अब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, किसान कल्याण मिशन के अंडर में 6 जनवरी से योगी गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में से 100 जो प्रोग्रेसिव किसान हैं उनको फेलिसिटेट करेगी, उनका सम्मान करेगी एंड बाकी लोगों के लिए रोल मॉडल का काम करेंगे। ये कैंपेन यूपी के रूरल एरियाज के 350 ब्लॉक्स को कवर करेगी इन जस्ट 3 वीक्स। इस किसान कल्याण मिशन के अंडर में गवर्नमेंट के बहुत सारे स्टेट के बहुत सारे डिपार्टमेंट साथ मिलकर काम करेंगे, जैसे कि एग्रीकल्चरल मार्केट मंडी परिषद, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, शुगरकेन, फूड एंड सप्लाई, पंचायती राज, ये सब साथ मिलकर काम करेंगे इस स्कीम के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल है कि डीएसटी ने 5th नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट को रिलीज़ किया है। इस पॉलिसी का एम ये है कि इंडिया में जो एविडेंस एंड स्टेक होल्डर ड्रिवन एसटीआई प्लानिंग सिस्टम है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एवेल्युएशन एंड पॉलिसी रिसर्च सिस्टम है, इस सारे सिस्टम को और ज़्यादा डेवलप करना एंड नर्चर करना एंड बढ़ावा देना। ये जो न्यू पॉलिसी है स्टेप, ये भी जो हमारे कोर प्रिंसिपल्स हैं उन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करती है, जैसे कि डिसेंट्रलाइज्ड, एविडेंस इन्फॉर्म्ड, बॉटम अप, एक्सपर्ट ड्रिवन एंड इंक्लूसिव, इस प्रणाली पर डिपेंड करती है। इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया का जो एसटीआई इकोसिस्टम है इसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को आइडेंटिफाई किया जाए, देन उन पर काम किया जाए एंड फर्दर इन्हें एज अ कैटलाइज यूज़ किया जाए इंडिया के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। एंड एक एम ये भी कि इंडियन एसटीआई इकोसिस्टम को ग्लोबली कम्पिटिटिव रूप में किया जाए। कुछ फर्दर हाइलाइट्स, जैसे इस पॉलिसी को लास्ट 6 मंथ में A4 ट्रैक प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन के थ्रू ड्राफ्ट किया गया है, जिसमें बहुत सारे प्रोफाउंड चेंजेस लाने हैं, लाइक शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म चेंजेस लाने हैं। अब ये आएंगे कैसे? बाय मेकिंग शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मिशन मोड प्रोजेक्ट्स, देन फर्दर इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा जिससे कि जो प्रेजेंट इकोसिस्टम है वो और ज़्यादा नर्चर होगा, डेवलप होगा एंड जो रिसर्च एंड इनोवेशन है इस सिस्टम का पार्ट वो और ज़्यादा डेवलप होगा फॉर एन इंडिविजुअल एंड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। Our next article is कि IFSCA becomes associate member of the global lobby group IOSCO। यहाँ पर IFSCA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी एंड IOSCO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन। यहाँ पर जो IFSCA को एसोसिएट मेंबरशिप मिली है IOSCO की, इस प्लेटफॉर्म से ये फ़ायदा होगा कि ये ग्लोबल लेवल पर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर पाएंगे एंड इवन ये रीजनल लेवल पर भी अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर पाएंगे एंड इनके जो भी फर्दर एरियाज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट हैं इन सभी में इनको फ़ायदा होगा। एंड इस प्लेटफॉर्म से IFSCA को एक फ़ायदा ये भी होगा कि जो भी वेल स्टैब्लिश्ड फाइनेंशियल सेंटर्स हैं, उनके रेगुलेटर्स हैं, उनके एक्सपीरियंसेस से एंड उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस से इन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन IFSCA से रिलेटेड, ये एक यूनिफाइड अथॉरिटी है जो कि सारी फाइनेंशियल सर्विसेज को कंट्री में रेगुलेट करती है एंड ये इस्टेब्लिश हुई थी 27 अप्रैल 2020 को अंडर द IFSCA एक्ट 2019। इसका हेडक्वार्टर है गांधीनगर, गुजरात में। अब देखते हैं IOSCO के बारे में।
ये एक एसोसिएशन है ऑर्गेनाइजेशंस की जो पूरे वर्ल्ड की सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर मार्केट्स को रेगुलेट करता है। एंड इसकी मेंबर कंट्रीज 100 से ज़्यादा है जो कि वर्ल्ड की 95% सिक्योरिटी मार्केट्स को रेगुलेट करते हैं। एंड इसका परमानेंट सेक्रेटरीट इन मैड्रिड स्पेन है। इट इज़ मैंडेट टू डेवलप इम्प्लीमेंट एंड प्रमोट हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ रेगुलेशन, जिससे कि इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन बढ़े एंड जो सिस्टम में रिस्क है वो कम हो। एंड इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी टेक्निकल एंड ऑपरेशनल इश्यूज हैं इसमें, तो उससे रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करें एंड शेयर करें। साथ ही में कुछ स्टैंडर्ड्स को स्टैब्लिश करें जो कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करें अक्रॉस द बॉर्डर्स एंड अक्रॉस द मार्केट्स। आर नेक्स्ट आर्टिकल इज कि कैबिनेट ने इथेनॉल डिस्टिलेशन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए मॉडिफाई स्कीम के लिए अप्रूवल दे दिया है। तो इस स्कीम से फ़ायदा ये होगा कि किसानों की आय में वृद्धि होगी एंड उनका जो बाकी फीड स्टॉक है या फिर जो सीरियल्स हैं जैसे कि राइस, व्हीट, बार्ली, कॉर्न, शोरगम, शुगर कैन एंड चुकंदर, इन सब का यूज़ होता है इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए, तो इनसे उन्हें फ़ायदा होगा एंड आय बढ़ेगी। साथ ही में गवर्नमेंट ने ये टारगेट फिक्स किया है कि 2020 तक वो पेट्रोल में 10% इथेनॉल की ब्लेंडिंग करेंगे एंड 2026 तक 15% इथेनॉल की ब्लेंडिंग करेंगे एंड 2030 तक 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग करेंगे। अब इथेनॉल क्या होता है? ये एक रिन्यूएबल फ्यूल है जो कि बहुत सारे प्लांट मटेरियल से कलेक्टिवली बनता है एंड इसे हम कहते हैं बायोमास। फर्दर हाइलाइट्स ये कि इंडिया बहुत सही जा रही है अपने टारगेट की तरफ कि वो 2022 तक 10% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल इन पेट्रोल कर ही देगी। सो गवर्नमेंट का जो टारगेट है 10% बाय 2022, 15% की ब्लेंडिंग बाय 2026 एंड 20% की ब्लेंडिंग बाय 2030। अब देखें तो पिछले 6 महीनों में जो शुगरकेन फार्मर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। उनकी जो मोलासेस बेस्ड डिस्टिलरीज़ की कैपेसिटी थी वो डबल से भी ज़्यादा हो गई है एंड करेंटली वो 426 करोड़ लीटर्स की है। आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज़ कि सेंटर डिसेबिलिटी कंपनसेशन देगा टू ऑल द सर्विंग एम्प्लॉइज़। सो ये जो मूव है इससे गवर्नमेंट सर्वेंट्स को जीवन यापन में बहुत बड़ी मदद मिलेगी एंड ये तभी मिलेगी अगर वो सुपर एन्युएटेड हो चुके हैं, मतलब पेंशनर हो चुके हैं, फैमिली पेंशनर हो चुके हैं या फिर वो एल्डर सिटीजन हो चुके हैं। एंड ये जो मूव है ये पर्टिकुलरली सीआरपीएफ, बीएसएफ एंड सीआईएसएफ या फिर यू के जो सीएपीएफ के जो भी पर्सनल्स हैं उनके जीवन यापन में बहुत बड़ी मदद करेगा। सो सेंटर ने ये डिसाइड किया है कि वो डिसेबिलिटी कंपनसेशन देंगे उन सर्विंग एम्प्लॉयज़ को जो कि ड्यूटी करते वक्त डिसेबल्ड हो गए थे एंड आर रिटेन्ड इन द सर्विस इन स्पाइट ऑफ सच डिसेबिलिटी। इसका फर्दर ऑब्जेक्टिव ये है कि इससे जो भी पेंशनर्स हैं, जो फैमिली पेंशनर्स हैं, एल्डर सिटीजन्स हैं, इन सबको एक ईज़ ऑफ लिविंग हो जाएगी एंड वो बहुत अच्छे से रह सकते हैं। कुछ और हाइलाइट्स देखें तो ये मूव पर्टिकुलरली बेनिफिट करेगा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जवानों को, जैसे कि सीआरपीएफ, बीएसएफ एंड सीआईएसएफ वालों को, जिनकी ड्यूटी बहुत ज़्यादा जिनकी जॉब रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होती है, कॉन्स्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और डिसेबिलिटीज़ वो जॉब करने के आड़े में आती है। एंड अभी जो है ये फैमिली पेंशन 50% ऑफ द लास्ट पे है, ये अब उनको भी मिलेगी जो फैमिली मेम्बर्स या एम्प्लॉयज़ जो ड्यूटी के 7 ईयर्स कंप्लीट करने से पहले जिनकी डेथ हो गई है। Our next article is Home Minister Amit Shah released inaugural issue of National Police Canine Journal. ये कंट्री का पहला ऐसा कोई पब्लिकेशन है ऑन द सब्जेक्ट पुलिस सर्विस केनाइन पुलिस डॉग्स। अब ये जो पुलिस डॉग स्क्वाड है ये एक फोर्स मल्टीप्लायर के तरह में काम करता है एंड ये सोसाइटी की सेफ्टी को इंश्योर करता है। इट इज़ वेरी मच लाइक जैसे कि हम ड्रोन एंड सैटेलाइट्स को कंट्री के लिए यूज़ करते हैं वैसे ही। ये एक बाई एनुअल जर्नल है, मतलब ये साल में 2 बार रिलीज़ होगा, एक बार अप्रैल में और एक बार अक्टूबर में हर साल रिलीज़ होगा। फर्दर पॉइंट्स लाइक होम मिनिस्टर अमित शाह ने इस जर्नल को रिलीज़ किया है न्यू दिल्ली में एंड इस जर्नल के बारे में कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। ये एक स्टेप वाइज जर्नल है जो कि इंडिया में एक इकोसिस्टम को क्रिएट करना चाहता है जिससे कि ये जो वाइटल रिसोर्स है इसको बेटर ट्रेन किया जाए, लर्न किया जाए एंड इसको और बढ़ावा दिया जाए।
ये एक बायएनुअल जर्नल है, मतलब अप्रैल और अक्टूबर में हर साल रिलीज़ किया जाएगा। ये जर्नल में बहुत सारे सेक्शंस है, दे आर इन हिंदी एंड दे आर इन इंग्लिश। अब जानते हैं पुलिस केनाइन सेल के बारे में। ये स्पेशल पुलिस केनाइन सेल, इसको स्टैब्लिश किया गया था नवंबर 2019 में अंडर द पुलिस मॉडर्नाइजेशन डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एंड ये मैंडेट करता है मेन स्ट्रीमिंग एंड ऑगमेंटेशन ऑफ पुलिस सर्विस केनाइंस इन द कंट्री। आर नेक्स्ट आर्टिकल इज कि बूटा सिंह, जो कि 8 टर्म लोकसभा एमपी रहे एंड फॉर्मर होम मिनिस्टर भी रहे, ही डाइड एट द एज ऑफ 86 ईयर्स। सो बूटा सिंह एक इंडियन पॉलिटिशियन थे एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक सीनियर लीडर भी थे। उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर अकाली दल के साथ 1960 में शुरू किया था एंड वो यूनियन होम मिनिस्टर थे फ्रॉम द पीरियड 1986 टू 1989 एंड 2004 से 2006 तक ये बिहार के गवर्नर भी रहे एंड 2007 से 2010 तक ये द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के चेयरमैन भी रहे। Our next article is कि PM laid foundation stone of एम्स at राजकोट। सो गुजरात में ये एम्स राजकोट एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाएगा एंड वहाँ के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड मेडिकल एजुकेशन को और ज़्यादा बूस्ट करेगा। अब इसकी टोटल बनने की जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 1195 करोड़ रुपीज़ एंड ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2022 तक बनकर कंप्लीट हो जाएगा एंड इसमें 125 MBBS की सीट्स रहेंगी एंड 60 नर्सिंग सीट्स रहेंगी। नेक्स्ट आर्टिकल इज कि पीएम मोदी पे ट्रिब्यूट टू मन्नथु पद्मनाभन ऑन हिज जयंती। तो मन्नथु पद्मनाभन एक समाज सुधारक थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे एंड वो जनवरी 2 1878 से फरवरी 25 1970 तक जीवित रहे एंड अक्टूबर 31 1914 को उन्होंने नायर सर्विस सोसाइटी को फाउंड किया था एंड 1966 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया था। So, this was all for today. Thank you so much for watching.